आज से 10 महीनों पहले जून 2025 में पंजाब के खुद के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अपने स्टेट गवर्नमेंट को इंटरनली एक वार्निंग भेज दी थी कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज टाइम पे नहीं दे पाएंगे। बेसिक सैलरीज, प्यून से लेकर टीचर्स, पुलिस कांस्टेबल्स और क्लर्क की सैलरीज, वो लोग जो टेक्निकली पंजाब को चलाते हैं उन्हें टाइम पे पैसे मिलेंगे या नहीं ये पंजाब को पता ही नहीं था। लेकिन हम तो जब भी पंजाब का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में ये चीज़ें आती हैं। एक ऐसा स्टेट जो कभी किसी से नहीं डरता, जो इंडिया को उस वक्त खिला रहा था जब इंडिया को खुद नहीं पता था कि कल का खाना कहाँ से आएगा। हमारे लिए तो पंजाब ये है या था, क्योंकि जिस स्टेट ने एक ज़माने में पूरे इंडिया को खाना दिया था आज वो अपने खुद के लोगों की सैलरी अफोर्ड नहीं कर पा रहा। एंड ये ट्रेजेडी अचानक से नहीं आई, ये स्लो, पेनफुल और 100% अवॉइडेबल था, जिस पर पंजाब और बाकी देश ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। सो हाउ डिड उड़ता पंजाब वेंट ऑन टू बिकम गिरता पंजाब? मैं हूं झील एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वॉचिंग अपग्रेड। चैप्टर 1, द ग्लोरी। 1960s में इंडिया एक स्कैरी पोजीशन पे खड़ा था, क्योंकि लोग लिटरली स्टारवेशन से मर रहे थे और हमें अमेरिका से चैरिटी में गेहूं या व्हीट मिल रहे थे अंडर द PL 480 स्कीम। यानी हम उतना ही खा रहे थे जितना खाना हमें बाहर से मिलता था, कोई बैकअप या स्टोरेज नहीं था। और इस क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए पंजाब ने अपने हाथ उठाए एंड उसके बाद जो हुआ वो इंडियन हिस्ट्री की एक रिमार्केबल इकोनॉमिक स्टोरी बन गई। पंजाब इंडिया की टोटल लैंड एरिया का सिर्फ 1.5% है, लेकिन आज भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को 46% व्हीट और 31% राइस कंट्रीब्यूट करता है। 1.5% जमीन से गवर्नमेंट के नेशनल फूड सिक्योरिटी को ऑलमोस्ट 50% गेहूं पहुंच रहे हैं, जो 1970s में 70% था। यस, 70%। इस एक स्टेट ने इंडिया को फूड सिक्योर बनाया था। बिफोर पंजाब हम सिर्फ अमेरिकन चैरिटी पे डिपेंडेंट थे। एंड इफ वी टॉक अबाउट मनी तो 1971 में पंजाब की पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से 169% थी। मतलब अगर इंडिया एवरेज 100 रुपए कमाता था तो पंजाब 169 रुपए कमा रहा था। उसी ग्रोथ के साथ 1981 में पंजाब पर कैपिटा इनकम में नंबर 1 हो गया था, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका सबसे आगे। एंड ये डेवलपमेंट सिर्फ फार्म्स तक लिमिटेड नहीं थी। जब बाकी के स्टेट्स डेकेड्स बाद भी इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, 1976 तक पंजाब में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई थी। 133 किलोमीटर्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर के साथ रोड डेंसिटी में पंजाब सेकंड था। हर 1000 स्क्वायर किलोमीटर के लिए 50 किलोमीटर्स की रेल डेंसिटी भी अचीव हो गई थी। ये नंबर भी बाकी स्टेट्स में बहुत कम था। इवन इंडस्ट्रीज भी बूम कर रही थी। लुधियाना में साइकिल्स और होजियरी, जलंधर में स्पोर्ट्स गुड्स और अमृतसर में टेक्सटाइल्स। 1980s में पूरे इंडिया के 65% वुलन गुड्स पंजाब बनाता था। ये था पंजाब, बड़े फार्म्स, बड़े दिल और नंबर 1 इकोनॉमी। तो फिर नंबर 1 इकोनॉमी आज 16th रैंक पर कैसे आ गई? चैप्टर 2, द फॉल। आज हरियाणा पंजाब के पास में आता है, लेकिन 1966 में पंजाब और हरियाणा एक ही स्टेट थे। पॉलिटिकल रीजन से दोनों अलग हुए, लेकिन दोनों के पास सेम कल्चर, सेम सॉइल और सेम स्टार्टिंग पॉइंट था। आज हरियाणा की पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज की 176% है और वहीं पंजाब की 106। वो स्टेट जो नंबर 1 था आज बैरली एवरेज भी है, और हरियाणा जो पंजाब का छोटा भाई था आज पंजाब से 70% रिचर है, क्योंकि हरियाणा ने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया था। हरियाणा में मारुति आई, गुड़गांव में IT कॉरिडोर बना, लॉजिस्टिक्स हब भी बना। एंड वहीं पंजाब फार्मिंग में इतना आगे आ गया था कि उन्होंने कुछ और बिल्ड ही नहीं किया, वहीं किया जो वो जानते थे, व्हीट और राइस। आज भी एग्रीकल्चर वहाँ की इकोनॉमी में 27% कंट्रीब्यूट करता है, जो एब नॉर्मली ज़्यादा है। और इसमें पंजाब के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी की भी गलती है। पंजाब के फार्मर्स को MSP गारंटी मिलती थी, लेकिन सिर्फ व्हीट और राइस पे, दूसरे क्रॉप्स पे उन्हें खुद रिस्क उठाना पड़ता था। तो फार्मर्स ने वही किया जो सेफ था। इसी चक्कर में पंजाब एक ट्रैप में फंस गया, एग्रीकल्चर ट्रैप। और उसी वक्त 1980s और 90s में इंडिया लिबरलाइज हो रहा था। गुजरात केमिकल्स और ऑटोमोबाइल में इन्वेस्ट कर रहा था, तमिलनाडु, कर्नाटका IT में, आंध्र प्रदेश फार्मा में। वहीं पंजाब 80s में अलग ही प्रॉब्लम से डील कर रहा था, कर्फ्यूज, वायलेंस, इंसर्जेंसी। ये वो टाइम था जब बाकी स्टेट्स ने अपने इंडस्ट्रियल आइडेंटिटीज बनाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन पंजाब उस रेस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाया। एंड उसी वजह से इंडस्ट्रीज भी वहां से जा रही थी, जिसका फायदा नेबरिंग स्टेट्स ने तुरंत उठा लिया था। हिमाचल प्रदेश ने कंपनीज को 10-10 साल के टैक्स ब्रेक्स दिए और पावर रेट्स भी 4.2 रुपीज पर यूनिट कर दिए, जो पंजाब में 6.5 रुपीज पर यूनिट था। और उसी वजह से पंजाब का पर कैपिटा इनकम
इनकम रैंक 1981 में नंबर 1 से 2016 में नंबर 10 और 2020 में 16th रैंक पे आ गया था। और इसी इकोनॉमिक डाउनफॉल की वजह से पंजाब डेट्स लेते ही गया और वो नंबर बढ़ते बढ़ते आज इतना बढ़ गया है कि उसको इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। चैप्टर 3 बैंकरप्सी। आज पंजाब की जीएसडीपी 9.8 लाख करोड़ के आसपास है। मार्च 2026 के प्रोजेक्शंस के हिसाब से उन पर 4.17 लाख करोड़ रुपीस का आउटस्टैंडिंग डेट है। यानी पंजाब एक साल में जो कुछ भी कमाए उन्हें ऑलरेडी उसका आधा किसी और को रीपे करना है। आरबीआई के डेटा के मुताबिक पंजाब का पर कैपिटा डेट इंडिया में सबसे ज्यादा है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। इनफैक्ट सीएजी डेटा सेज आज पंजाब जो भी नया लोन लेता है उसका 35% जाता है पुरानी लायबिलिटीज क्लियर करने में और 50% जाता है पुराने लोन्स के इंटरेस्ट क्लियर करने में। सिर्फ 15% बचता है। हर 100 रुपए में सिर्फ 15 रुपए पंजाब की फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए बचते हैं और उसमें भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर पर आज सिर्फ 3.9% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्ट हो रहा है। तो फिर सवाल यह है कि लोन के इतने पैसे आते कहां से हैं एंड मोर इंपॉर्टेंटली गए कहां? उसका आंसर है फ्रीबीज। 1997 में एक सीएम ने एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल फ्री कर दी क्योंकि वो उनकी इलेक्शन स्ट्रेटजी थी। दूसरे सीएम ने उस पर ऐड किया, तीसरे ने और ऐड किया एंड करंट गवर्नमेंट ने तो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री कर दी है अप टू 300 यूनिट्स। क्यों? क्योंकि जो सरकार इसे हटाएगी वो अगला इलेक्शन हार जाएगी। सरकार का 65% रेवेन्यू सिर्फ सैलरीज और पुराने लोन्स की ईएमआईज भरने में निकल जाता है। रिजल्ट 2026 में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज का अमाउंट 20,500 करोड़ रुपीस टच कर गया। स्टेट के टोटल रेवेन्यू का 18% सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी कवर करने में जा रहा है। और पैसों के साथ इसका एक और साइड इफेक्ट है जो आगे आएगा और यही रीजन है कि जून 2025 में फाइनेंस डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट को लिखना पड़ा कि सैलरीज टाइम पे नहीं हो सकती। आप ही बताइए, जिस स्टेट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे नहीं है वहां ज्यादा बिजनेसेस क्यों आएंगे? और अगर ज्यादा बिजनेसेस नहीं आएंगे तो यूथ क्या करेगा? लेकिन अगर आपके पास राइट स्किल्स हो तो इकोनॉमी की सिचुएशन आपको नहीं रोक सकती। इसीलिए आपको अपस्किल करने के मिशन में अपग्रेड आपके साथ जुड़ा है। चैप्टर 4 ड्रग्स, ड्रोन्स एंड लैंड। अभी हम सिर्फ पैसों की बात कर रहे थे लेकिन इसके पैरेलल में 3 और क्राइसिस चल रही है। पहली ड्रग्स। 2023 की पार्लियामेंट्री पैनल के हिसाब से पंजाब में 66 लाख ड्रग एडिक्ट्स हैं। इनमें से 7 लाख 10 से 17 साल के बच्चे हैं। 2020 में इंडिया में जो ड्रग्स सीज हुए उनका 75% अकेला पंजाब से आया था। लेकिन ये ड्रग्स आते कहां से हैं? विच लीड्स मी टू सेकंड क्राइसिस, ड्रोन्स। अक्रॉस द बॉर्डर बीएसएफ ने 2024 में 300 से ज्यादा ड्रोन्स शूट डाउन किए थे। रात के अंधेरे में लो एल्टीट्यूड पर रडार से बचते हुए ये ड्रोन्स पाकिस्तान से लगातार हेरोइन और वेपन्स ड्रॉप किए जा रहे थे और इन वेपन्स को लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार जैसे इंटरनेशनल गैंग नेटवर्क्स उठा रहे थे जो कनाडा में बैठे हैं एंड ऑपरेट पंजाब से कर रहे हैं। और तीसरी क्राइसिस, लैंड। याद है मैंने फ्री इलेक्ट्रिसिटी के एक साइड इफेक्ट के बारे में कहा था। जब इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलती है तो फार्मर्स बिना किसी लिमिट के ग्राउंड वाटर से पानी पंप करते रहते हैं। आज पंजाब के 79% ग्राउंड वाटर ब्लॉक्स ओवर एक्सप्लॉइटेड है। 1 किलो राइस उगाने के लिए पंजाब में 4000 लीटर से ज्यादा पानी जमीन से खींचा जा रहा है। अगर यही चलता रहा तो 2039 तक पंजाब का ग्राउंड वाटर 300 मीटर्स नीचे चला जाएगा। नॉर्मल फार्मिंग प्रैक्टिकली खत्म ही हो जाएगी। और इस सब के बीच में 60% इंडियन स्टूडेंट्स जो कनाडा जाते हैं वो भी पंजाब से ही निकल रहे हैं। सिर्फ 2023 में अराउंड 2.5 लाख स्टूडेंट्स पंजाब से कनाडा गए थे। फैमिलीज कनाडा की टिकट्स के लिए अपनी जमीन तक बेच रही है। ड्रग्स, इकोनॉमिक लॉस, माइग्रेशन, पंजाब इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा था। और जब इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है तो कोई ना कोई उस फ्रस्ट्रेशन को अपने एजेंडा के लिए यूज करने की ट्राई जरूर करता है। चैप्टर 5 खालिस्तान शैडो। याद है हमने 1980s के कर्फ्यूज की बात की थी। 1984 के बाद से पंजाब में जो इंसर्जेंसी आई उसी ने पंजाब की इकोनॉमी को रोक के रखा जब पूरा इंडिया लिबरलाइज हो रहा था। फास्ट फॉरवर्ड टू 2023, एक 29 साल का लड़का आता है अमृतपाल सिंह जो वारिस दे की बात करता है और ओपनली खालिस्तान का नाम लेता है। बेसिकली वो पंजाब के अंदर एक अलग स्टेट की मांग कर रहा है। यहाँ अमृतपाल से ज्यादा फोकस उन लोगों पे कीजिए जो उसके पीछे खड़े हैं। उसे ऑडियंस मिल कहाँ से रही है? उसकी ऑडियंस वो यंगस्टर्स है जिनके हाथ में जॉब्स नहीं है, जिन्हें अपने आने वाला कल ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, जो ड्रग्स की प्रॉब्लम से निपट रहे हैं। दिस शोज कि जब सिस्टम फेल होता है तब रेडिकलाइजेशन और गुस्सा दोनों अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। एंड यहाँ पर एक डिल्यूजन है जो क्लियर भी कर देता हूँ। आज पंजाब के अंदर 95% से ज्यादा सिख्स प्राउडली इंडियन है। 2022 के स्टेट इलेक्शंस में प्रो खालिस्तान पार्टी को पूरे पंजाब में सिर्फ
2.5% वोट्स ही मिले थे। ग्राउंड रियलिटी यही है कि पंजाब के अंदर ये कोई मास मूवमेंट नहीं है। यहाँ के लोग सिर्फ चैन से जीना और कमाना चाहते हैं। ये आवाज कनाडा, यूके और यूएस से आ रही है। इन कंट्रीज के डायस्पोरा के एक छोटे से हिस्से में खालिस्तान का एक डीपली फंडेड पैसे वाला इकोसिस्टम बैठा है। निज्जर की किलिंग के बाद जो इंडिया और कनाडा के बीच डिप्लोमेटिक क्राइसिस हुए, उसने इस नैरेटिव को ग्लोबली इतना बड़ा कर दिया था कि बाकी दुनिया को लगा कि पंजाब जल रहा है। ये सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। सरकार की फ्रीबी पॉलिसीज से होता है इकोनॉमिक फेलियर, इकोनॉमी फेल होती है तो यूथ फ्रस्ट्रेट होता है, फ्रस्ट्रेटेड यूथ या तो कनाडा भागता है या रेडिकलाइज होता है। इन इश्यूज और गुस्से को देखकर बाहर बैठा इकोसिस्टम सेपरेटिस्ट एजेंडास को फंड करता है, और जब ऐसी नेगेटिव न्यूज दुनिया भर में छपती है तो बचे कुचे इन्वेस्टर्स भी पंजाब से दूर भागते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या पंजाब खड़ा हो पाएगा? वेल, हाँ और ना इसलिए क्योंकि करंटली वहां की लीडरशिप का विजन कुछ ऐसा है। आज पंजाब के ऊपर 4 लाख करोड़ के करीब कर्जा है। कर्जा तो तब है ना अगर वापस करेंगे। एंड हाँ इसलिए क्योंकि पंजाब ने इंडिया को तब खिलाया था जब इंडिया भूखा था। जैसे पोर्चुगल ने 2000s में ड्रग एडिक्ट्स को पेशेंट्स की तरह ट्रीट करके वो इशू सॉल्व किया, वो यहाँ भी हो सकता है। जैसे हरियाणा ने एग्री स्टैक का यूज करके फर्टिलाइजर का ओवर यूज कम किया, वो भी यहाँ हो सकता है। और आज तो टोरेंट पावर और JSW जैसी कंपनीज इन्वेस्टमेंट्स करके रिस्क ले रही है टू ट्रस्ट अगेन ऑन पंजाब। देखना यह है कि क्या इस बार पंजाब आगे आना चाहता है, क्योंकि पंजाब का प्रॉब्लम रिसोर्सेज का नहीं है, प्रॉब्लम प्रायोरिटीज का है। प्रायोरिटीज फिक्स करके ये स्टेट कमबैक कर सकता है। What do you think? बताइए कमेंट्स में। और अगर आपको ऐसे डीप डाइव टॉपिक्स अच्छे लगते हैं देन डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अपग्रेड। मैं हूं झील, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे क्यूरियस।